हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन अध्याय के अंतर्गत आज हम लोग युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस के विषय में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन या ooजेनेसिस दो प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जनन युग्मक प्लस जनन या गैमेटोजेनेसिस गेमीट प्लस जेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है। गैमेटोजेनेसिस का अर्थ है, जेनेसिस का अर्थ होता है निर्माण करना और गैमीट्स का अर्थ होता है युग्मक। अर्थात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैमीट्स या युग्मकों का निर्माण होता है। मेल में वृषण और फीमेल में अंडाशय के अंदर जनन एपिथीलियम या जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मक, नरयुग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। तो वृषण और अंडाशय की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु और अंडाणु ये दो युग्मकों का जो निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नर में इस प्रक्रिया को शुक्र जनन, जो शुक्राणु का निर्माण होता है, मेल युग्मक शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, और मादा में अंडाणुओं या ओवम का निर्माण अंड जनन या ooजेनेसिस कहलाता है। तो आज हम युग्मक जनन के अंतर्गत शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस के विषय में पढ़ेंगे। जो शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है, ये मेल के वृषण में स्थित जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, वहाँ पर देखने को मिलती है। तो शुक्र जनन प्रक्रिया के अंतर्गत जो पुरुषों में जो वृषण होते हैं, वृषण के अंदर नर जननिक कोशिकाएं या मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, उन्हीं से शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अगर हम बात करें वृषण की, तो वृषण के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो शुक्रजनक नलिकाओं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। अब हम बात करेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनक नलिकाओं की संरचना किस तरह की होती है। इस तरह की संरचनाएं हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था, जब वृषण की संरचना पढ़ी थी। ये जो वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, शॉर्ट में इन्हें हम ST से डिनोट कर सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिकाएं होती हैं गोलाकार, एक कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। उन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स कहते हैं। इन्हें स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स कहते हैं। और दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, वो इस तरह से लंबी कोशिकाएं होती हैं। इनके बीच बीच में लंबी कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। इन लंबी कोशिकाओं को सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। और जो ये गोलाकार जो स्फेरिकल कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब जो जर्मिनल एपिथीलियम है या जो जनन एपिथीलियम की कोशिकाएं होती हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो ये आउटर मोस्ट ये बाउंड्री होती है, ये यहाँ पर जो जनन एपिथीलियम होती है, उसके अंदर की तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को हम स्पर्मेटोगोनिया, और जो गोलाकार होती है स्पर्मेटोगोनिया, और जो लंबी कोशिकाएं या जो लॉन्गिट्यूडनल जो लंबी कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। तो जो ये गोलाकार या जो राउंड यहाँ पर स्फेरिकल कोशिकाएं होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इन्हीं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। तो हमने देखा अभी कि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, वृषण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भी अंदर जो गोलाकार संरचना होती है कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया, या उन्हें मेल जर्म सेल्स या नर जननिक कोशिकाएं कहते हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और उसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। तो उस पूरी प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहते हैं। अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की प्रक्रिया कितने पदों में होती है। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। नंबर पहला, शुक्राणु प्रसूर या स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। पहली प्रक्रिया में
जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा। और दूसरी प्रक्रिया में शुक्राणु प्रसु या स्पर्मेटिड से शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होगा। तो पहली प्रक्रिया में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा और दूसरी प्रक्रिया में स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो इन्हें हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं कि जो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, तो स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। जो स्पर्मेटिड्स होता है, स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन के लिए, इसके स्पर्मेटिड के निर्माण की पुनः 3 प्रक्रियाएं होती हैं, या स्पर्मेटिड्स का निर्माण 3 प्रक्रियाओं में पूर्ण होता है। पहला जो प्रक्रिया पहली है उसे गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज कहते हैं। तीसरी प्रक्रिया को परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो इन्हें एक एक कर हम समझते हैं कि किस तरह से स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। तो पहली जो प्रक्रिया है स्पर्मेटिड्स का निर्माण में, वो है गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। जो गुणन प्रावस्था है, इसमें क्या होता है कि जो शुक्रिजनक नलिकाएं होती हैं, अभी हमने देखा था कि जो शुक्रिजनक नलिकाएं होती हैं, इस तरह की संरचनाएं हैं शुक्रिजनक नलिकाएं हैं। और इनके जो ये लाइन है, आउटर मोस्ट लाइन, इस लाइन पे यहाँ पर जनन एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं, जो कि बड़ी होकर स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करते हैं। जो अंदर की तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं जनन एपिथेलियम की, यहाँ पर ये जो गोलाकार कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में लगातार समसूत्री विभाजन होगा और स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। तो गुणन प्रावस्था में क्या होगा कि जो शुक्रिजनक नलिकाओं में जनन एपिथेलियम की कोशिकाएं कुछ बड़ी होती हैं, तो उन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और इसी स्पर्मेटोगोनिया में, जो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया दिया है, इसी स्पर्मेटोगोनिया में लगातार विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस की प्रक्रिया होगी। तो स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाएं लगातार बढ़ती जाएंगी और उन्हें हम अब स्पर्मेटोगोनिया ही कहेंगे। स्पर्मेटोगोनिया की लगातार कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा वृद्धि करेंगी, लगातार विभाजित होंगी। तो ये जो प्रक्रिया होगी, जो ये प्रोसेस होगी, वह गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाएगी। तो इस तरह से जो शुक्रिजनक नलिकाएं की जो जनन एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं, जो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n है, ये डिप्लॉइड सेल्स हैं। तो इससे समसूत्री विभाजन के द्वारा जो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा, उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 2n ही होगी। अब गुणन प्रावस्था के बाद दूसरी प्रावस्था आती है वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज। इसमें आप देखेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया बहुत है, संख्या में बहुत ज़्यादा होती है स्पर्मेटोगोनिया, जो प्यूबर्टी के टाइम पर, अर्थात जो किशोरावस्था होती है, यह प्रक्रिया तब शुरू होती है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया में लगातार समसूत्री विभाजन होगा, तो बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी, लेकिन उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट करेंगी, उनमें विभेदन की भी प्रक्रिया होगी, जिसकी वजह से कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से आकार में अब बढ़ने लगेंगी, आकार में ये बढ़ने लगेंगी। इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी, इसमें न्यूक्लियस की का जो शेप, जो आकार होता है, न्यूक्लियस का आकार भी इसमें कुछ बड़ा हो जाएगा। तो ये विभेदित स्पर्मेटोगोनिया को अब हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। अगर हम बात करें क्रोमोसोम की संख्या, तो स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम की संख्या 2n है। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट केवल स्पर्मेटोगोनिया में डिफ्रेंशिएशन से, विभेदन से ही बनी हुई है, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 2n ही होगी। दोनों क्या होंगे, दोनों डिप्लॉइड सेल्स होंगी। तो ये ग्रोथ फेज कहलाएगा। स्पर्मेटोगोनिया आकार में बढ़कर क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करेगी। तो ये ग्रोथ फेज या वृद्धि फेज कहलाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये हैं स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लिकेशन फेज या जो एक वृद्धि प्रावस्था है, उससे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। और दूसरी प्रक्रिया में ये वृद्धि करके यहाँ पर जो ये ब्लू कलर की जो सेल्स हैं, ये ग्रोथ फेज के द्वारा ये विभेदन करने के बाद
ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का यहाँ पर निर्माण हो गया है। अब जो अगला जो स्टेप आएगा, अगली जो प्रावस्था आएगी, वह आएगी परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब क्या होगा, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाओं में मियोसिस की प्रक्रिया होगी। मियोसिस हमें पता है कि 2 स्टेप में पूर्ण होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। सबसे पहले क्या होगा कि मियोसिस फर्स्ट होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोसिस के बाद एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अगर क्रोमोसोम की संख्या 2n है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या n होगी। क्यों? क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें एक कोशिका डिवाइड होकर 2 कोशिका बनाती है और प्रत्येक में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है अपने पेरेंट सेल से। तो इसीलिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिका में मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस फर्स्ट होने से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाएं बनेंगी और दोनों में ही क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी। अब क्या होगा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें क्रोमोसोम की संख्या n है। अब ये मियोसिस सेकंड के द्वारा डिवीजन को शो करेगा, विभाजन की प्रक्रिया होगी, जिससे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। क्योंकि हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो प्रत्येक से 2 बनेंगी, तो कुल एक स्पर्मेटोसाइट सेल से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है फर्स्ट मियोसिस के द्वारा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा और दोनों ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हमारे पास कुल 4 स्पर्मेटिड्स यहाँ पर का उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या होगा, जो ये 4 के 4 स्पर्मेटिड हैं इनमें क्रोमोसोम की संख्या n होगी, अर्थात ये क्या होंगे, हैप्लॉइड सेल्स होंगे। अब जो परिपक्वन की प्रावस्था यहाँ पर हमने देखा कि एक जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ ये पूरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अभी स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया है और जो दूसरी प्रक्रिया आएगी उसको हम शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, क्योंकि स्पर्मेटिड्स तक तो हमने देख लिया स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ। अब स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटिड्स जो कोशिकाएं होती हैं वो गोलाकार कोशिकाएं या स्फेरिकल कोशिकाएं होती हैं। अब स्फेरिकल कोशिकाओं में क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा जो शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्राणु एक टेडपोल लार्वा की तरह, इसकी जो सेल्स होती है शुक्राणु की संरचना होती है टेडपोल लार्वा की तरह, उसमें एक हेड रीजन होता है और ये मिडिल पार्ट भी होता है, उसके बाद इसमें एक ये टेल रीजन होता है। तो इस तरह से जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड्स में अब डिफ्रेंशिएशन या विभेदन की प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रक्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्रक्रिया क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की या स्पर्मेटोजोआ बनने की पूरी जो बड़ी प्रोसेस है, पूरी की पूरी जो कंप्लीट जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्रजनन कहते हैं। लेकिन जो शुक्राणु जनन है वह स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमने अगर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद की संरचना समझनी है तो एक बार पुनः सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संरचना को जानना बेहद जरूरी है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की हम बात करेंगे कि जो वृषण के अंदर या टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कोशिकाएं होती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो कोशिकाएं होती है उसमें गोलाकार जो संरचना उसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है। अब इसमें कुछ लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को हम सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। तो अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है तो स्पर्म अब क्या करेंगे कि जो ये लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं इनमें स्पर्म आकर चिपक जाएंगी।
स्पर्म अब कहाँ चिपकेंगे, सर्टोली कोशिकाओं में आकर धंस जाएंगे। स्पर्म का जो हेड है, हेड सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धंस जाएगा, जिससे कि सर्टोली कोशिकाओं से स्पर्म लगातार पोषण प्रदान करता रहेगा, जिसकी वजह से स्पर्म मैच्योर हो पाए। तो जो शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया है, उसके बाद शुक्राणु का शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में धंस जाता है। अब जब शुक्राणु पर्याप्त रूप से पोषण प्राप्त कर लेता है सर्टोली कोशिकाओं से, उसके बाद शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिस से बाहर की तरफ या उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जो स्पर्म के बाकी जो एसेसरी डक्ट होते हैं उसकी तरफ जाने लगता है। इस प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो स्पर्मिएशन क्या है? स्पर्मिएशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वह शुक्रजनक नलिकाओं में स्थित सर्टोली कोशिकाओं से बाहर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो 3 बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। ये चीज़ क्लियर कट बिल्कुल इसको जो डेफिनेशन इनकी है इसको स्पष्ट रूप से समझना बेहद ज़रूरी है। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु के बनने की पूरी प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहेंगे। और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है। और तीसरा स्पर्मिएशन या वीर्यसेचन इसको कहते हैं। स्पर्मिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर जो एसेसरी डक्ट होता है वहाँ चले जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो आज हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस के विषय में डिटेल स्टडी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी टर्म्स बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, शुक्राणु का की संरचना और साथ ही साथ जो हार्मोनल जो एक्टिविटी होती है, हार्मोनल मैकेनिज्म होती है, किस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल में, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम oogenesis के विषय में भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।